किसी भी देश के लिए उसका संविधान मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कुछ नियमों की किताब नहीं होती। असल में ये तो उसके आने वाले कल का एक पूरा नक्शा होता है, एक ब्लूप्रिंट। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश का ये सबसे जरूरी दस्तावेज आखिर बनता कैसे है। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, कैसे वो लोग जो कल तक एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, साथ मिलकर एक देश बना सकते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक भरोसे और सुलह की इनक्रेडिबल कहानी की शुरुआत है। और इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब शायद हमें साउथ अफ्रीका की कहानी में मिलता है। एक ऐसा देश जिसने न सिर्फ इस मुश्किल चुनौती का सामना किया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। ये शब्द हैं नेल्सन मंडेला के, और इन शब्दों में कितनी गहराई है ना? वो कहते हैं कि मैंने गोरों के दबदबे के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है और अश्वेतों के दबदबे के खिलाफ भी। ये एक लाइन ही उस पूरे संघर्ष की आत्मा को बता देती है। तो प्रॉब्लम थी क्या? प्रॉब्लम थी अपार्थाइड, यानी रंग भेद की एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था। देखिए, ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक कानून था जिसे वहां की गोरी सरकार ने, जो कि माइनॉरिटी में थी, देश की मेजॉरिटी अश्वेत आबादी पर जबरदस्ती थोप दिया था। और जरा सोचिए, रंग भेद की असलियत क्या थी? हालत ये थी कि ट्रेनें, अस्पताल, स्कूल, यहां तक कि बीच, सब कुछ अलग अलग थे। इतना ही नहीं, जो नॉन वाइट्स थे उन्हें वोट देने का हक तक नहीं था, और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाए तो उस पर पूरी तरह से पाबंदी थी। और इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की कीमत भी बहुत बड़ी थी। नेल्सन मंडेला को अपनी जिंदगी के 28 साल जेल में बिताने पड़े, वो भी रॉबिन आइलैंड की जेल में, जिसे उस वक्त की सबसे खौफनाक जेलों में गिना जाता था। लेकिन संघर्ष रुका नहीं। अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, जिसे हम ANC के नाम से जानते हैं, उसके नेतृत्व में प्रोटेस्ट लगातार चलते रहे, और सालों की इसी जबरदस्त मेहनत ने आखिरकार उस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 अप्रैल 1994। इसी दिन रंगभेद का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हुआ और एक नए, आजाद और लोकतांत्रिक साउथ अफ्रीका का जन्म हुआ। यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, सत्ता में आने के बाद नए लीडर्स बदला भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने माफ करने का रास्ता चुना। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाने का फैसला किया जो नफरत पर नहीं, बल्कि बराबरी और विश्वास पर टिका हो, और यहीं से रेनबो नेशन की नींव पड़ी। अच्छा, तो साउथ अफ्रीका की ये कहानी सुनकर एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है। किसी भी देश को, खासकर एक ऐसे देश को जहां इतने गहरे मतभेद रहे हों, आखिर एक संविधान की जरूरत पड़ती ही क्यों है? देखिए, एक संविधान के मोटे तौर पर 4 बड़े काम होते हैं। पहला, ये लोगों के बीच भरोसा पैदा करता है ताकि अलग अलग सोच के लोग भी एक साथ रह सकें। दूसरा, ये तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, किसके पास कितनी पावर होगी। तीसरा, ये सरकार की ताकत पर एक लिमिट लगाता है। और चौथा, ये बताता है कि हम सब मिलकर कैसा समाज बनाना चाहते हैं। इन्हीं सिद्धांतों को मन में रखते हुए दुनिया के एक और विशाल और विविध देश ने अपना संविधान बनाने का सफर शुरू किया, हमारा भारत। और यहां पर चुनौतियां साउथ अफ्रीका से भी कहीं ज्यादा बड़ी थीं। और इन चुनौतियों की शुरुआत ही होती है देश के बंटवारे के जख्म से। अंदाजा है कि उस हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए थे। अब आप सोचिए, इतने दर्दनाक माहौल में एक मजबूत और एकजुट देश की नींव रखना कितनी बड़ी जिम्मेदारी रही होगी। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी हमारे लीडर्स जीरो से शुरुआत नहीं कर रहे थे। उनके पास एक मजबूत आधार था। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही एक लोकतांत्रिक भारत का सपना सब देख चुके थे। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में ही एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, और तो और दुनिया के दूसरे महान लोकतंत्रों से भी प्रेरणा ली जा रही थी। तो आखिर ये इतना बड़ा काम किया किसने? ये जिम्मेदारी दी गई संविधान सभा को, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। इसमें पूरे देश के अलग अलग कोनों से चुने हुए लोग शामिल थे। इस ऐतिहासिक सभा के, कह सकते हैं, 2 सबसे बड़े चेहरे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पूरी संविधान सभा के प्रेसिडेंट थे और सारी कार्यवाही को देख रहे थे, और दूसरे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। यानी संविधान का मसौदा तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। अब जरा इस पूरे सफर की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। जुलाई 1946 में चुनाव हुए, दिसंबर में पहली मीटिंग हुई, फिर लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत लगी, और फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया, और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया।
और हाँ, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। हमारे संविधान सभा ने 3 सालों में 114 दिनों तक बैठकें की। संविधान के हर शब्द, हर कॉमा पर खुली बहस हुई। 2000 से भी ज्यादा संशोधनों पर विचार किया गया। ये दिखाता है कि इस काम को कितनी गंभीरता से किया गया था। हर महान दस्तावेज के पीछे एक सोच होती है, एक दर्शन होता है, एक आत्मा होती है। और भारतीय संविधान की आत्मा हमें मिलती है उसकी उद्देशिका में, जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं। इसकी शुरुआत और अंत के शब्दों पर गौर कीजिए। हम, भारत के लोग, और आखिर में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब क्या है? सीधा और साफ। इस देश में असली शक्ति किसी राजा, रानी या किसी बाहरी ताकत के पास नहीं, बल्कि भारत के लोगों के पास है। अब प्रियम्बल में कुछ बुनियादी वैल्यूज की बात की गई है। चलिए इन भारी भरकम शब्दों का मतलब समझते हैं। सॉवरेन मतलब हम अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं। सेक्युलर मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं है, उसके लिए सब बराबर हैं। डेमोक्रेटिक यानी सरकार को लोग चुनेंगे। और रिपब्लिक मतलब देश का जो हेड होगा वो चुनावा होगा, कोई राजा महाराजा नहीं। ये दस्तावेज सिर्फ देश चलाने के नियम नहीं बताता, बल्कि ये अपने हर एक नागरिक से कुछ वादे भी करता है। न्याय का वादा, आज़ादी का वादा और समानता का वादा, और भाईचारे का वादा, जो कहता है कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे पत्थर की लकीर नहीं बनाया। उन्होंने इसे एक जिंदा दस्तावेज की तरह देखा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे वक्त और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से संशोधनों के जरिए बदला जा सकता है। तो चलिए आज इस एक सवाल के साथ बात खत्म करते हैं। संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब है या फिर एक पीढ़ी का अपनी आने वाली पीढ़ियों से किया गया एक कभी ना टूटने वाला वादा? इस पर जरूर सोचिएगा।